हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एनपीएस और ओपीएस की, यानी कि एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम। इसका बैकग्राउंड देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा हमारे लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम को। जैसे कि बोलते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, in the similar fashion we have got this pension scheme very much beneficial for the employees. तो इसमें क्या होता है कि एक एम्प्लॉय का जो लास्ट पे ड्रॉन होता है, लास्ट पे होता है उसका हाफ, यानी कि हाफ ऑफ बेसिक पे, उसके अलावा डीए और एमए, इसका पेंशन बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर इस बंदे का पेंशन बेसिक पे रिटायरमेंट 1 लाख रुपीज़ है, तो प्रेजेंट डीए के हिसाब से, यानी कि 34% ऑफ डीए के हिसाब से और एचआरए 9% के हिसाब से इसका टोटल ग्रॉस जो बन जाता है 1,49,784। अगर बेसिक पे का हाफ करेंगे वो 50,000 बेसिक पेंशन बनेगा। 38% करेंगे तो 19,000 बनेगा। तो टोटल पेंशन, और एम ए 300 बनेगा। तो टोटल पेंशन जो है इसका और इसका ऐड करके 69,300 बनता है। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम में एक पेंशनर का, बुज़ुर्ग का, जो कि रिटायर होगा 60 इयर्स की एज पे, उसका टोटल पेंशन बनेगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा उसके लिए, उसका सहारा बनेगा। ऑन द कंट्री, अगर हम बात करेंगे न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम की, ये वो स्कीम है जो कि इम्प्लीमेंट हो गई सेंटर में 2004 में और जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में 2010 में। ये बहुत ही मुख्तलिफ स्कीम है ओल्ड पेंशन स्कीम के बरअक्स। एक तो ये कंट्रीब्यूटरी है, फंड टाइप है और पेंशन टाइप है। इसमें हर महीने एम्प्लॉय के 10% ऑफ बेसिक पे और डीए, 10% ऑफ बेसिक पे और डीए कट जाता है और जमा हो जाता है इसके पेंशन, यानी कि एनपीएस अकाउंट में। लेकिन एक बेनिफिट जो इसमें है कि गवर्नमेंट भी 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए का जमा करता है इस एम्प्लॉय के अकाउंट में। तो एक तो ये 10% और ये 14% दोनों जमा होके इस एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में जमा होते हैं। जमा होने के बाद वो 2-3 जो एन्युटी प्रोवाइडर्स है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई या अदर जो एन्युटी प्रोवाइडर्स है, उनके अकाउंट में या उनमें इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, तो इसका रिटर्न भी मिलता है, गेन भी मिलता है। नाउ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि क्या ये सब्सक्राइबर जो है इस फंड से कुछ पैसा निकाल सकता है, जैसे कि जीपी फंड में निकालते हैं ओपीएस वाले, क्योंकि ओपीएस में जीपी फंड लागू है। लेकिन एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए जीपी फंड की ऑप्शन नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्या ये मुलाजिम, एनपीएस वाले मुलाजिम इस फंड में से विड्रा कर सकते हैं? हाँ भाई, ये निकाल सकते हैं और 3 बार सर्विस के दौरान निकाल सकते हैं, लेकिन खाली 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड फ्रॉम हिज और हर साइड फ्रॉम द लास्ट विड्रॉल, यानी 25% जो इसने कंट्रीब्यूट किया है जब से ये सर्विस में आया है और जब इसको निकालना है, वहाँ तक जो इसने कंट्रीब्यूट किया है उस खाली अपने कंट्रीब्यूशन का, न कि गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन का, खाली कितना परसेंट? 25%। उसके बाद जब ये दूसरा विड्रावल निकालेगा तो पहले विड्रावल से लेके दूसरे विड्रावल तक जितना इसने कंट्रीब्यूट किया है उसका 25%। तो सिमिलर इज द केस फॉर द थर्ड विड्रावल।
अगर अब हम मुवाजना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दो स्कीम्स का, तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो तो पहले नॉन कंट्रीब्यूटरी है, यानी कि इसमें जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। लेकिन एनपीएस में कंट्रीब्यूटरी है, कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय, और ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड है। जैसे कि मार्केट में हम पैसा लगाते हैं, वैसे ही ये एनपीएस जो है वो ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड है। दूसरा, ये जो ओपीएस है ये गारंटीड मंथली पेंशन मिलेगा आपको रिटायरमेंट के बाद, लेकिन एनपीएस में आपको रिटर्न्स जो है वो सर्टन नहीं है। देयर इज़ नो गारंटी वेदर और नॉट यू गेट गेन फ्रॉम द एनपीएस फंड्स। लेकिन जो पेंशन बनेगा, लास्ट पे जो पेंशन बनेगा, वो 40% जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा एनपीएस में, उस 40% जो एन्युटी में रहेगा उसके हिसाब से ही आपको पेंशन मिलेगा। 60% तो मिलेंगे आपको सुपर एनिवेशन पे, लेकिन 40% जो एन्युटी में रहेगा उसके हिसाब से आपको पेंशन भी रहेगा। थर्ड, ये जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लागू है। ये खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लागू है। लेकिन जो एनपीएस है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी, इवन एनआरआईज के, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उनके लिए भी ये लागू है। टैक्स बेनिफिट आपको ओपीएस में कोई नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ टैक्स बेनिफिट्स जैसे 10% ऑफ जो बेसिक पे प्लस डीए है, वो आपको 10% उसका बेनिफिट मिलेगा ड्यूरिंग टैक्स कैलकुलेशंस। ये जो ओपीएस है ये लायबिलिटी है गवर्नमेंट के लिए। आप गवर्नमेंट को बजट में इसका कुछ हिस्सा रखना पड़ता है, लेकिन जो एनपीएस है ये लायबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट के लिए, ये खाली एनपीएस ट्रस्ट के लिए लायबिलिटी है। एक और बात, जीपी फंड एक ऑप्शन है ओल्ड पेंशन स्कीम वाले एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन एनपीएस के लिए, एनपीएस एम्प्लॉयज़ के लिए ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अब हम कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे ओपीएस में और एनपीएस में, एक मुलाजिम जिसकी बेसिक पे एट रिटायरमेंट जो है, समझिए कि उसकी रिटायरमेंट पे 20-25 साल के बाद 2 लाख बेसिक पे है, ठीक, 2 लाख। और मान लेते हैं कि डीए की रेट जो है वो 100% है, ठीक है। दूसरा एचआरए, एमए, वो जो जोड़ के इसको जो टोटल सैलरी बन जाती है वो 4,23,300 बन जाती है। अगर हम बेसिक पेंशन की बात करें तो वो इस 2 लाख का 50% यानी कि 1 लाख बन जाएगा। डीए रेट भी 100% अगर मान लेंगे तो डीए बन जाएगा 1 लाख और एमए 300, तो टोटल जो है इसका पेंशन बनेगा वो बनेगा 2,03,000। ओके। अगर हम एनपीएस की बात करें, एनपीएस जो इसका पेंशन एक्सपेक्टेड पेंशन रहेगा एनपीएस वाले सब्सक्राइबर के लिए, तो एज पर एनपीएस कैलकुलेटर बाय एनपीएस ट्रस्ट इन दियर वेबसाइट npstrust.org.in, डेट ऑफ बर्थ किसी एम्प्लॉय की 22/9/1987 है। समझे इसकी कंट्रीब्यूशन जो एवरेज मंथली कंट्रीब्यूशन रहेगी थ्रू आउट द सर्विस वो 25,000 रहेगी। 60 ईयर्स तक ये इन सर्विस रहा, और टोटल ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इसके पास 25 है, ठीक है। तो रिटर्न रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे 10% की, एन्युटी रेट अगर देखेंगे 6%, तो इस बंदे का एक्सपेक्टेड पेंशन जो है वो 66,895 है। तो अब आप खुद
मवाजना कर सकते हैं। अब आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओपीएस और एनपीएस में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, कहाँ पे आपको ज़्यादा एडवांटेजियस सिचुएशन है। तो इस वक्त ये बहुत सारी स्टेट्स में इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। एनपीएस के ख़िलाफ़ ओपीएस को रिस्टोर करने के लिए बहुत सारे एहतजाज हो रहे हैं। कई स्टेटों में इसके लागू करने के लिए कई सियासी जमातों ने अपने मैनिफेस्टो, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उसमें इस मुद्दे को लाया है। जे.एंड.के में भी अभी ये एनपीएस लागू है। तो देख लेते हैं आगे कि इस एनपीएस का क्या होता है, क्या ओपीएस लागू होगा या एनपीएस ही रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।